परिवार की सहमति मुझे इतनी मिली कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बट उन्होंने मुझे एक तरीके से परमिशन भी दी, बट समाज के दायरे में रह के वो उससे बाहर नहीं आ पाए। हमें नाज तुम पर है इतना विरसा मुंडा, तुम्हारे ही दम से है हमारी कहानी, हमारी कहानी। हमें नाज तुम पर है इतना विरसा मुंडा, तुम्हारे ही दम से है हमारी कहानी। क्रांति के सूरज हो मसीहा मेरे तुम, जाति के गौरव पे लुटा दी जवानी। हमें नाज तुम पर है इतना विरसा मुंडा, तुम्हारे ही दम से है हमारी कहानी। ये धरती हमारी, ये जंगल हमारा, ये धरती हमारी, ये जंगल हमारा, ये नदियाँ हमारी। जितना हो उन रीति रिवाजों को, उनके पीछे की जानने की कोशिश कीजिए कि बेसिकली वो बने क्यों, कहाँ से आ रही हैं, वे रूट कॉज क्या है उनका। अगर रूट कॉज गलत है तो उन्हें वहीं के वहीं तोड़ दो और छोड़ दो। सभी साथियों नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर टाइम चैनल। साथियों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको आज संसार के इन रीति रिवाजों को तोड़ते हुए उस परिवार से मिलाता हूँ जो सांसारिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और ऐसा एक सांसारिक जीवन जो कि कुरीतियों से, अंधविश्वासों से भरा हुआ हमारा संसार, और उस संसार के आडंबरों को छोड़कर और एक ऐसे जीवन को उन्होंने अपनाया है जो कि सभी स्वीकार नहीं करते हैं। हम इनसे मिलाते हैं। नमस्कार बेटा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार गौतम है। मैं जिला गाज़ियाबाद साहिबाबाद क्षेत्र में रहता हूँ, वृंदावन गार्डन में। और मेरी उम्र 31 वर्ष है। मैंने अगर एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है फ़िलॉसफ़ी से, और करंटली मैं एक सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट जो कि उसका प्रशिक्षण देता है, मैं उसमें एज अ मेंटर स्थापित हूँ। अच्छा, तो आप लोगों को शादी की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। बेटा, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीषा शर्मा है, और अगर एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने मास्टर्स किया है 2 टाइम्स और DLED किया है, सीटेट क्वालिफाइड हूँ, एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। एंड मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसे मैं रन करती हूँ, स्टडी रूट्स। एंड मेरे मदर पेरेंट्स की बात की जाए तो वो अलीगढ़ से हैं, मैं बेसिकली अलीगढ़ से हूँ। आप लोगों ने जो ये नया जीवन अपना स्वीकार किया है, क्या आपको पता है कि आपके हस्बैंड जो कि उस दलित कास्ट को बिलोंग करते हैं जो हमारे देश के अंदर छोटी जाति कह के उन्हें पुकारा जाता है, क्या आपको पता है? जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ पिछले 5 सालों से। तो आप इनसे जो सब कुछ जानते हुए शादी की है, क्या पारिवारिक आपकी सहमति मिली? मेरे परिवार की सहमति मुझे इतनी मिली कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बट उन्होंने मुझे एक तरीके से परमिशन भी दी, बट समाज के दायरे में रह के वो उससे बाहर नहीं आ पाए, जो मैं बाहर आ पाई। उन्होंने पे एक समाज का प्रेशर था, उन्होंने कहा कि हम उसमें इंक्लूड नहीं हो पाएंगे, आप जो चाहें वो कर सकते हैं।
तो एक तरीके से उनका मुझे सपोर्ट ही मिला, उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया कि आप जो चाहें कर सकती हैं, बट हम उस दायरे को नहीं तोड़ सकते हैं। आपका कहने का मतलब है जो संसार के जो रीति रिवाज हैं, आप तो बाहर आ गए निकल के, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक रूढ़िवादी इसको प्रथा बोल सकते हैं। मैं इसे आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझा सकती हूँ कि बहुत टाइम पहले एक बच्चे की शादी हो रही थी और वहाँ पे एक बिल्ली मरी हुई पड़ी थी। देन उसके दादाजी आते हैं, उस पे एक टोकरी रखते हैं और सभी उसके ऐसे ही क्रॉस करके निकल जाते हैं। तो जब वो बच्चा एजेड होता है, जब वो दादाजी बनता है, उसके भी बेटे की शादी हो रही होती है, तो वो क्या कहते हैं, रुको रुको, यहीं पे एक बिल्ली मारी जाएगी, उस पे टोकरी रखी जाएगी, उसको ऐसे क्रॉस करके जाया जाएगा और ये अगेन एंड अगेन एक प्रथा बनती चली गई। इसके कंसिक्वेंसेस कितने पूछे कि कब प्रथा बनी, क्यों बनी? हम ऐसे ही अपनी रूढ़िवादी प्रथाएं बनाते हैं और उनको कंटिन्यूअस फॉलो करते चले जाते हैं। मुझे इन चीज़ों का कोई सेंस नहीं लगा और जब मैंने बहुत सारा रिसर्च किया तो मुझे ऐसे मिथ्स मिले जिन्हें मैं बस कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि शायद ये नहीं है ठीक। तो बेटा, आप जो रूढ़िवादी रीतियों को छोड़कर इस जो परिवार है, ये गौतम परिवार है, ऐसी परिवार में आए हो, शर्मा परिवार से आए हो, क्या आप अपने आप को इस परिवार में ढाल पाओगे? सर, ढाल पाओगे नहीं, मैं ढाल चुकी हूँ। ढाल पाओगे जैसा तो कोई शब्द ही नहीं है। जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली तो इन्होंने, हमारी काफ़ी फ्रेंडशिप रही। तो ये एक दिन मुझे ऐसे सडन फ़ोन करते हैं, इन्हें लगा कि जैसे सभी गर्ल्स कास्ट और इन सब चीज़ों को मैटर करती हैं, तो इन्होंने मुझे सडन फ़ोन किया और बोलते हैं कि आप जानती हो मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ? मैंने कहा नहीं। क्या आप जानना नहीं चाहती? मैंने कहा नहीं। कि फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एससी से बिलोंग करता हूँ। मैंने कहा ओके। कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैंने कहा नहीं। तो हमने 3 सालों तक कंटिन्यूअस हम फ्रेंडशिप में रहे। मुझे नहीं पता था कि एससी में किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। ना इन्होंने कभी बताया, ना मैंने कभी पूछा। मुझे कोई फ़र्क उस चीज़ से नहीं पड़ा। तो क्या पूछने की ज़रूरत नहीं समझी आपने? कभी नहीं। मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि एक इंसान को मैं उसके विचारों से जज करती हूँ, ना कि उसकी कास्ट से। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसकी कास्ट से उसको जज कर रहे हो। कास्ट सिस्टम हमने बनाया है यहाँ पे आके। भगवान तो सबको इक्वल ही भेजते हैं ना। तो बेटा, क्या ये सांसारिक जो ये इस तरीके से कुरीतियाँ चल रही हैं, क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि होनी चाहिए, नहीं Educated है ना होनी तो? चाहिए। जी, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को 2 पहलू होते हैं। एक तो हम उसे साइंटिफिकली देख सकते हैं, एक हम रीति-रिवाज़ों को लेके उसे देख सकते हैं। तो जितना हो उन रीति-रिवाज़ों को, उनके पीछे की जानने की कोशिश कीजिए कि बेसिकली वो बने क्यों? कहाँ से आ रही हैं वे? रूट कॉज़ क्या है उनका? अगर रूट कॉज़ गलत है, तो उन्हें वहीं के वहीं तोड़ दो और छोड़ दो। क्योंकि जितनी रीति रिवाज को बनाया गया है, फॉलो किया गया है, वो हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज वो पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय एजुकेशन का जो विकास नहीं था, उस कारण उन्होंने एक रीति रिवाजों को ऐसे अपनाते गए और उनको फॉलो करते गए जो कि आने वाले टाइम में समाज के लिए घातक बन गई। तो क्या ऐसी व्यवस्थाओं को तोड़कर आप जो आए हैं, तो जो आपको ये इस तरीके से प्रोत्साहन किससे मिला? सबसे बड़ी बात कहूँ तो बुक्स पढ़ने से मिला मुझे। मैंने जब यूपीएससी की स्टडी स्टार्ट की, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया। देन मुझे पता चला कि ये सब जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक, इवन मैं बोलूँ 99% इनके पीछे की जो रूट्स कॉज़ हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देन मैंने फिर अदर बुक्स को भी पढ़ा, जैसे रिडल्स इन कास्टिज़्म, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक बुक है। उसमें इतने सारे जो मिथ्स हैं उनको बस्ट किया गया है कि माइंड अपने आप से एकदम ओपन हो जाता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं यहाँ बताऊँगी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, बट मैं आपके सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उस बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो बहुत माइंड ओपन करती उस बुक का दोबारा नाम बताइए व्यूअर्स को। है। रिडल्स इन कास्टिज़्म, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो कहने का मतलब है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं। हाँ, कह सकते हैं आप। मैं उन्हें क्योंकि बहुत दिल से फॉलो करती हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक महिलाओं के लिए एक कोड बिल बनाया था जिसका नाम था महिला कोड बिल। महिला कोड बिल वो किस लिए था, कुछ आइडिया है आपको?
महिला कोड बिल था कि वुमेन्स को एम्पावर किया जाए, यस, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए था। बट बेसिकली क्या हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म किया जा रहा था तो उसमें अमृता राव करके और दो चार और लेडीज थी, तो जो बाबा साहब थे उन्होंने बोला कि हमें वुमेन्स को अलग से राइट्स देने चाहिए। बट आई डोंट नो कि जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जब रिफॉर्म किया जा रहा था वहाँ पे कुछ लेडीज बैठी थी, उन्होंने उस चीज़ को अपोज किया कि नहीं, हम अपने दम पे सारी चीज़ें करेंगे, जबकि मुझे नहीं लगता कि आज तक भी हम उस चीज़ को अचीव कर पाए हैं। क्या आप मानते हो कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म नहीं हुआ होता देश के अंदर, तो क्या महिलाओं को जो आज आज़ादी है मिल सकती है? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। एक तरीके से मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल सकती हूँ, हमारा भारत, हम एक वो तस्वीर देख सकते थे जो आज हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखते हैं। राइट, राइट। हम वो तस्वीर भारत की देख सकते थे अगर बाबा साहब भारत में नहीं होते तो। उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, इवन वुमेन्स के लिए भी की, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में उन्होंने कोशिश की, और बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी हैं जिन पे हम डिस्प्यूट करते हैं, बट आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो अप्लाई नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसी बेटी को देश को सलाम करना चाहिए, जो कि सिस्टम को बदलने की इन्होंने ठानी है। और इसी क्रम में हम इस बेटे को भी कहते हैं कि बहुत अच्छा किया। तो बेटा, आपका जो है आगे का जो रणनीति है परिवार को लेके क्या है? सर, सबसे पहले मुझे इनके अंदर जो क्वालिटीज़ दिखाई दी थी वो ना केवल एक स्टूडेंट के तौर पर बल्कि एक लाइफ पार्टनर के तौर पे भी मुझे साफ साफ नज़र आती थी उस टाइम पे भी, और आज भी मुझे क्लियर नज़र आती हैं। सो आगे अगर हम अपने एजुकेशन गोल की यदि बात करें, क्योंकि अब हम मैरिड हैं, तो अब हमारे आगे के जो कुछ डिसीजंस हैं वो भी अफेक्ट होंगे ही, वो भी प्रभावित होंगे ही, और उन्हें वक्त वक्त पर हमें एक नई धारा भी देनी होगी, एक नया मोड़ भी देना होगा। सो पढ़ाई लिखाई को लेकर तो जैसे कि बी आर अम्बेडकर कहते ही आए हैं कि शिक्षित बनो, शिक्षा तो एक आजीवन क्रम है जो कि चलते रहना चाहिए। तो हम अपनी पढ़ाई को तो कंटिन्यू करेंगे ही, बल्कि कल तक हम लोग सिंगल थे, अलग थे, आज हम लोग साथ हैं तो बहुत ही स्ट्रांगली, जैसे दोनों हाथ मिलके स्ट्रांग बन जाते हैं, ठीक उसी तरीके से स्ट्रांग बन के पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते रहेंगे निरंतर। और दूसरा सर, घर परिवार की बात है तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद अब 24 घंटे रहेगा, तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे, सेफ और सिक्योर भी फील करेंगे। सो परिवार को भी हम उसी ही मतलब पेरेंट्स के मार्गदर्शन में और आपसी सलाह उससे जो भी पॉजिटिव हमारे डिसीजंस हैं डिस्कस करके आगे कंटिन्यू करेंगे।